डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में दो वर्ड है, एक डीएनए है और एक रिप्लिकेशन है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और दूसरी चीज़ है रेप्लिकेशन। तो डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये जैव शरीर में कोशिकाओं में नाभिक यानी केंद्रक में पाया जाता है, केंद्र के लिए न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को अपने आप में संचित रखता है। आनुवंशिक सूचनाएं कोडित रहती हैं। सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन के पश्चात जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो ये आनुवंशिक सूचनाएं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि किसी जीव की जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है, उन संतति पीढ़ी में आनुवंशिक गुण अपनी पितर पीढ़ी के गुण के समान किस प्रकार से होते हैं। यानी फीलियल जनरेशन जो है वो पेरेंटल जनरेशन के ही कैरेक्टर्स लेती है और क्यों लेती है। दूसरी चीज़ है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में प्रतिकृत्यन कहते हैं। रेप्लिकेशन को हिंदी में प्रतिकृत्यन कहते हैं। और प्रतिकृत्यन का मतलब ये होता है कि अपनी जैसी आकृति का निर्माण करना। अपनी जैसी आकृति का निर्माण करना। तो जैव शरीर में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो जैव अणु कहलाते हैं। उन जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और आपके लिपिड है और फिर उसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत दो पदार्थ आते हैं, एक डीएनए और आरएनए। तो इतने सारे जैविक पदार्थों में से केवल डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रतिकृत्यन का गुण पाया जाता है। यानी ये स्वयं मल्टीप्लिकेट होता है, यानी ये स्वयं विभाजित होकर के, ये स्वयं विघटित होकर के अपनी जैसी कृति का निर्माण करता है। ये अकेला जैविक पदार्थ है। तो अब रेप्लिकेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है कोशिका में, कब होता है और किस तरह से होता है। कब होता है, कहाँ होता है और किस तरह से होता है। क्या हम कोशिका से बाहर भी इस डीएनए रेप्लिकेशन को करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो रेप्लिकेशन ये जैव कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। रेप्लिकेशन जैव कोशिका के न्यूक्लियस में होता है और जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार कोश के विभाजन के बीच जो एक गैप आता है, इंटरवल आता है, उसको इंटरफेस कहते हैं। तो कोशिका विभाजन या सेल क्लीवेज या सेल साइकिल के इंटरफेस के स्टेज में एक चरण आता है एस फेस। तो ये इंटरफेस की एस फेस अवस्था में शुरू होता है। लेकिन इसकी एक ख़ास विशेषता है कि एक सेल साइकिल में जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसी सेल साइकिल में दूसरा रेप्लिकेशन नहीं होता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। वंस द रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड इट डज नॉट अकर इन द सेम सेल साइकिल। तो इस तरह से ये कोशिका के न्यूक्लियस में
एस फेस ऑफ इंटरफेस में होता है सेल डिवीज़न के। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इन विट्रो यानी आउटसाइड दी सेल भी इसको करा सकते हैं। ये प्रूफ रीडिंग में भी काम आता है। और दूसरी चीज़, अगर कहीं डीएनए डैमेज हो गया है या कहीं व्यतिक्रम आ गया है तो उसके सुधार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम आगे इसको देखें कि एक्चुअली रेप्लिकेशन की क्या स्थिति बनती है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के स्ट्रक्चर में आप पढ़े हुए हैं कि ये द्विरज्जुक संरचना है, यानी डबल हेलिक्स है। यानी इसमें दो स्ट्रैंड्स मिलते हैं। एक रज्जुक या एक स्ट्रैंड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, दूसरी रज्जुक भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इनको 5 प्राइम कार्बन से 3 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन से 5 प्राइम कार्बन के क्रम में प्रदर्शित करते हैं या ड्रा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रज्जु के एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। प्रति समांतर का मतलब ये दोनों एंटी पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। दोनों जो हेलिक्स है वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर तो होते हैं, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है उस डीऑक्सीराइबोस शर्करा में एक की जो दिशा है वो 5 प्राइम कार्बन से लेकर के 3 प्राइम कार्बन की है। तो जो दूसरा रज्जुक है उस डीएनए श्रृंखला में वो 3 प्राइम कार्बन से लेकर के 5 प्राइम कार्बन तक की दिशा में चलता है। हम जब भी एक मूल डीएनए श्रृंखला को पढ़ते हैं तो हमेशा 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन की दिशा में हम इसको पढ़ते हैं, विच इज। लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है, इस रेप्लिकेशन के फलस्वरूप नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, तो ये जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है ये सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात तो ये है कि जो हम पेरेंटल डीएनए की रीडिंग करेंगे, पेरेंटल डीएनए की जो रीडिंग करेंगे वो हमेशा जो है 3 प्राइम कार्बन से 5 प्राइम कार्बन की दिशा में करेंगे। और सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, मतलब रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो हमेशा 5 प्राइम कार्बन से 3 प्राइम कार्बन की दिशा में होगी। अब ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको समझने के लिए हम इस प्रक्रिया को कई चरणों में बांट देते हैं। एक चरण है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी हम इसका समारंभ करेंगे। प्रारंभ होगा, प्रारंभिक चरण होगा डीएनए प्रतिकृतियन का। दूसरा है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनजिपिंग ऑफ डीएनए। ये जो दोनों रज्जुक है जो एक कुंडल के रूप में है, जो क्वाइल्ड टेंशन के फॉर्म में है, ये फिर हटेंगे, ये अनक्वाइल्ड होंगे, इनकी अनजिपिंग होगी, ये अनवाइंडिंग होंगे, ये एक दूसरे से पृथक होंगे। और तीसरा जो अवस्था है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। तो जो ये स्ट्रैंड बनते हैं उस पर, उससे जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा या जो नई डीएनए श्रृंखला बनेगी उसमें भी 2 रज्जुक होने चाहिए। तो
तो एक रज्जु तो आपका ये पैतृक पैरेंटल डीएनए में है ही, दूसरा रज्जु उसके ऊपर बनेगा, वो होगा आरएनए स्ट्रैंड या आरएनए प्राइमर। वो इस चरण में हम समझेंगे कि किस तरह से बनेगा। और चौथा है इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, फिर इस नए स्ट्रैंड का दीर्घीकरण कैसे होगा, और फिर अंत में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि नया डीएनए स्ट्रैंड किस प्रकार से बनेगा। तो अब पहले चरण में हम चले इनिशिएशन यानी समारंभ प्रक्रिया, यानी रिप्लिकेशन की प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ होती है। तो रिप्लिकेशन की प्रक्रिया में ये बात कहेगी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केवल एक ही स्थान से रिप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है, यानी पूरे डीएनए श्रृंखला में किस स्थान से रिप्लिकेशन प्रारंभ होगा उसके लिए हम दो प्रकार की कोशिकाओं में लेंगे। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये समारंभ बिंदु जो होगा एक ही स्थान होगा, एक निश्चित बिंदु होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें ये समारंभ जो है एक से अधिक स्थानों पर हो सकता है। तो जिस स्थान पर ये रिप्लिकेशन या अनकॉइलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस पॉइंट को रिप्लिकेशन ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट कहेंगे, उसको रिप्लिकेशन ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट कहेंगे। लेकिन अब इसमें भी है यूकैरियोटिक कोशिका में इनिशिएशन पॉइंट फिर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इनिशिएशन पॉइंट फिर कहाँ कहाँ सकते हैं। तो रिप्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है जिसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पृथक होते हैं, सेपरेट होने जाते हैं। तो ये पृथक तभी होंगे जब दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी ये प्रक्रिया तभी प्रारंभ होगी जब दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा था। तो अब उस ब्रेक करने के लिए उसको हमारे पास जो है फिर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकृति में या जैव शरीर में होने वाली वो सभी क्रियाएं बड़ी क्षण होती है, बड़ी त्वरित गति से होती है, जहाँ ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है। तो जो नाइट्रोजनस बेस है उन नाइट्रोजनस बेसों में एडेनिन है, गवानीन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, ये डीएनए में तो नाइट्रोजनस बेस है। तो एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ और गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और गवानीन और साइटोसिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो है हमको कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें डीएनए स्ट्रैंड में ये देखना पड़ेगा कि कहाँ जो है आपके एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड्स या एटी बॉन्ड पेयर्स जो है अधिक संख्या में है। जहाँ एटी बॉन्ड पेयर्स जो है अधिक संख्या में होंगे क्लीवेज वही होगा। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इस हमने 2 स्टैंड बनाए हैं ए और बी। ए में देखिए इस पॉइंट पर जो है हमको 3 एटी बॉन्ड पेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए ये इनिशिएशन पॉइंट हो जाएगा। ये इनिशिएशन पॉइंट हुआ। इसमें देखिए यहाँ भी हमको 3 एटी बॉन्ड पेयर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए
ये इनिशिएशन पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये देखना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समारंभ बिंदु एक से अधिक स्थान पर तो होते हैं, लेकिन कहाँ होंगे? वहाँ होंगे जहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही हम लेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आमतौर से रेप्लिकेशन पॉइंट पर 100 से 200 बॉन्ड पेयर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये बहुत अधिक होते हैं, 200 से 250 के बीच बॉन्ड पेयर आते हैं। तो ये इनिशिएशन पॉइंट की बात हुई। दूसरी स्थिति में है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स या अनजिपिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनजिपिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स या दोनों द्विरज्जुकों का एक दूसरे से पृथक होना। तो दोनों द्विरज्जुक का एक दूसरे से पृथक होने की संपूर्ण प्रक्रिया में दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन जो बनती है वो ये है एनर्जी रिक्वायरमेंट की, और दूसरी कंडीशन बनती है कि जैव शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कि जैव उत्प्रेरक को एंजाइम्स कहते हैं। जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। तो अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के लिए दो आवश्यकताएं हैं, एक तो एनर्जी की और दूसरे एंजाइम्स की। तो एनर्जी के दो सोर्स बनते हैं। एनर्जी हमको दो सोर्स से मिलती है, एक एटीपी से में मिलती है और दूसरा जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। एक हमको एटीपी से मिलती है तो, और एक जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फाइड है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। इस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में बॉन्ड क्लीवेज होता है। इस बॉन्ड क्लीवेज में दो फास्फेट ग्रुप के बॉन्ड विघटित होते हैं। इस विघटन के फलस्वरूप हमको बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये इसी ऊर्जा का उपयोग जो है यहाँ अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स यानी दोनों रज्जुकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ है कैटालिसिस। ये जितनी जैव रासायनिक क्रिया है वो एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाएं हैं, यानी एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया है। तो फिर अनवाइंडिंग या अनजिपिंग की क्रिया के लिए हमको फिर एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी। इन एंजाइम्स में एक हेलिकेज एंजाइम है, दूसरा टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, तीसरा जो है हमने यहाँ लिखा है आपका डीएनए गायरेज है, और एक प्रोटीन है एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इतने उत्प्रेरक है, एंजाइम है जो अनजिपिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहला जो एंजाइम है वो हेलिकेज है। ये इनिशिएशन पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्ड को विघटित कर देता है। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है ये जब दोनों रज्जुक एक दूसरे से पृथक होते हैं तो उसमें ऐंठन होती है। जैसे जैसे ये पृथक्करण आगे बढ़ता है ऐंठन भी बढ़ती है, तो फिर से जो है क्वाइलिंग की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है, यानी सेपरेशन में जो क्वाइल्ड रज्जुक है, हेलिक्स है, उनकी अनक्वाइलिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है
वैसे वैसे टेंशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो टेंशन बढ़ने से होता क्या है कि जो अनकॉइलिंग प्रोसेस है फिर से कॉइलिंग प्रोसेस में आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, टेंशन को रिमूव करने के लिए ये टोपो आइसोमेरेज का प्रयोग किया जाता है। ये टोपो आइसोमेरेज जो है आपका टोपोग्राफी वर्ड से लिया गया है, और टोपोग्राफी वर्ड का मतलब होता है शेप, यानी ये वो एंजाइम है जो कॉइल्ड डीएनए के शेप को अनकॉइल्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। सेम इन द केस ऑफ बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये गाइडेज इस तरह का काम करता है। तो जो स्ट्रैंड पृथक हो गए, जो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, अब उनके स्थिरीकरण के लिए भी एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ ये SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है उन पृथक हुए रज्जुकों के स्थायीकरण का काम करती है। लेकिन ये मुख्य बात है कि यह प्रोटीन जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ये मेन बात है कि ये SSBP प्रोटीन जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। तो ये अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स हुआ। अब उसी चीज़ को आप यहाँ समझिए, हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है अनवाइंडिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड का, कि ये दो रज्जुक हैं, एक रज्जुक ये है, एक रज्जुक ये है। अब इस रज्जुक को देखिए, ये 5 प्राइम कार्बन से 3 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन से 5 प्राइम कार्बन है ये। अब यहाँ ये हेलिक्स जो है, हेलिक्स पर हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम अटैच हो रहा है। ये हेलिकेज एंजाइम जो है दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस, दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, फिर तो जब तोड़ देता है तब फिर इनकी जो कॉइलिंग प्रक्रिया है वो अनकॉइलिंग प्रक्रिया में बदल जाती है। यानी फिर यहाँ टोपो आइसोमेरेज है जो अनकॉइलिंग प्रक्रिया में टेंशन बढ़ता है, उस टेंशन को ये मुक्त कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो जो पृथक हुए स्ट्रैंड्स हैं या रज्जुक हैं, उनके स्थायीकरण के लिए यहाँ SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का प्रयोग होता है। तो अब एक चीज़ ये है कि हमने शुरू में देखा कि जब हम DNA स्ट्रैंड को पढ़ते हैं तो 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन की दिशा में हम पढ़ते हैं, और जब सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, जो नए स्ट्रैंड्स फिर बनते हैं, उसमें ये बात कहेगी कि इनकी दिशा जो होती, ये जो डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन वो जो है 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन तक होता है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो जब यहाँ हमारा हेलिकेज एंजाइम अटैच हुआ, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड का विघटन किया, तो ये अनकॉइलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। तो अब ये अनवाइंडिंग डायरेक्शन यानी अनजिपिंग की जो प्रक्रिया होगी, ये इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जब अनजिपिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो यहाँ कॉइलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी टेंशन को रिमूव करने के लिए यहाँ टोपो आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा। उसी को रिमूव करने के लिए यहाँ टोपो आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग हुआ। हम रीडिंग करेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम कार्बन, और जो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड होगा उसकी दिशा होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन। यानी अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन, इस दिशा में हम पढ़ रहे। तो हमारा जो स्टैंड, इस पर नया स्टैंड बनेगा, चूँकि ये इस स्टैंड का कम्प्लीमेंट्री होगा, ये इस स्टैंड का कम्प्लीमेंट्री होगा, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर हम रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम कार्बन की तरफ पढ़ें, तो इस पर जो
पेयरिंग होगा, नया स्टैंड बनेगा, वो 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन की तरफ होगा। ये हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में अनकॉइलिंग की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ कोई बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दूसरा स्टैंड देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, हम रीडिंग करेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस तरह से हमारा जो इस पर सिंथेसिस होगा वो ठीक उल्टा चलेगा, ठीक अपोजिट चलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड हुआ। तो यहाँ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जो नया स्टैंड बनेगा वो खंड खंड करके बनेगा, वो खंड खंड करके बनेगा। तो उन खंडों को सर्वप्रथम ओकाज़ाकी वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक ओकाज़ाकी ने देखा, इसीलिए उनके नाम पर इस जो खंड बन रहे हैं, इस जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, उनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है और ये कंटिन्यूअस स्टैंड है। तो जब हमारा अनकॉइलिंग हुआ डीएनए स्टैंड, तो हमारे पास अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसी आकृति बन गई। तो दोनों स्टैंड फ्री हो गए। अब इन स्टैंड को हम फोर्क कहेंगे। ये दो प्रकार के होंगे टेम्पलेट फोर्क, एक वो जिस पर के कंटिन्यूअस आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो रहा है, एक वो जिस पर डिसकंटिन्यूअस आरएनए प्राइम का सिंथेसिस हो रहा है, एक वो जो अनवाइंडिंग की दिशा में बढ़ रहा है, एक वो जो अनवाइंडिंग की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो जो अनवाइंडिंग की दिशा में जा रहा है वो कंटिन्यूअस है, उससे उसका जो पैरेंटल स्टैंड होगा, उसके लिए जो पैरेंटल स्टैंड होगा वो लीडिंग स्टैंड कहलाएगा। और जो विपरीत दिशा में जिस पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं वो लैगिंग स्टैंड कहलाएगा, उसको हम लैगिंग स्टैंड कहलाएंगे। यानी जो हमारा तीसरा स्टेप चलेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंड। प्राइमरी स्टैंड जो होते हैं वो आरएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। हमारे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें इन खंडों में 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी संख्या इससे कहीं अधिक, लगभग 50 बेस पेयर की होती है, 50 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। अब लास्ट फेज इसमें है इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बने हमारे डीएनए सीरीज में या डीएनए श्रृंखला में या डीएनए चेन में, उसमें दो बने, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पर जो है कंटिन्यूअस आरएनए प्राइमर बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम के दिशा में। लैगिंग स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में नया डीएनए प्राइमर बनेगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड को जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। हमने आपको बताया ये टेने को ओकाज़ाकी ने इसको सबसे पहले देखा। इस जापानी वैज्ञानिक के नाम पर इस छोटे छोटे खंडों को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यहाँ फ्रैगमेंट्स पर 1000 से लेकर के 1500 बेस पेयर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी संख्या घट करके बहुत कम, 150 के करीब होती है। तो फिर ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ये डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो हमारा लीडिंग स्टैंड पर एक स्टैंड बना कंटिन्यूअस, लैगिंग स्टैंड पर जो एक स्टैंड बना वो फ्रैगमेंट्स के थ्रू बना, लेकिन वो फिर फ्रैगमेंट्स जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ गए, वो भी कंटिन्यूअस हो गए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरह से दोनों रज्जुकों पर दो नए नए रज्जुक बन गए, दोनों रज्जुकों पर
दो नए नए रज्जु बन गए। अब ये एक्सो काइनेज एंजाइम, एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू एक दूसरे से पृथक होकर के नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूरा हुआ। ये रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत कम समय में हो जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन के कारण इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की स्थिति समाप्त हुई। अब अगले स्थिति में पूरा पोर्शन जो हमने यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ले लिया है, ये दो फोर्क हैं, दो स्टैंड बन रहे हैं, एक लैगिंग स्टैंड और एक लीडिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड जो है आप देखिए, ये 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में बन रहा है, और फिर कंटिन्यूअस जो स्टैंड बन रहा है वो भी 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में बन रहा है। फिर यहाँ एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू ये कट लगेगा, जिससे ये पूरा स्टैंड एक दूसरे से पृथक हो जाएगा। हमने जो बात पूरी बताई है इसके शुरू में, उन्हीं बातों को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। यहाँ जो फिलिंग है वो पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू पूरी हो रही है, और यहाँ जो है गैपिंग के पूरा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। अनकॉइलिंग की प्रक्रिया जो है इस दिशा में चलेगी। तो अनकॉइलिंग में जो टेंशन बनेगा, उस टेंशन को रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का प्रयोग होगा। और जो अनकॉइलिंग की प्रक्रिया होगी वो क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के विघटन की होगी। उसके लिए जो एंजाइम लगेगा वो हेलिकेज एंजाइम लगेगा। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रश्नों में पूछा जाता है कि रिप्लिकेशन में एंजाइम जो लगते हैं वो उनके नाम क्या है और क्या फंक्शन है उसका, कहाँ उसका उपयोग होता है। हमने यहाँ उसको समराइज़ किया हुआ है। एक टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये टेंशन रिमूव करता है। हेलिकेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को विघटित करता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। प्रूफ रीडिंग में भी इसका प्रयोग होता है। प्राइमेज एंजाइम है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमेज होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज प्राइम के डिपेंडेंट तो होते हैं। लाइगेज जो होते हैं ये फिल करते हैं कज़ा के फ्रैगमेंट्स जो गैप आते हैं उनको भरने का काम करते हैं। और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो नए बन रहे स्ट्रैंड के साथ जो पैतृक स्ट्रैंड है उसको स्टेबलाइज करता है, स्थायी करता है। ये स्थिति हो गई। अब हम प्रश्नों पर आएंगे। तो अब प्रश्नों में आने पर हमको ये एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हम कितनी तेज़ी से अपने प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, ओकाज़ाकी सेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, ये लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। ये जो है लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। फिर उसके बाद है आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड 8। आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है लीडिंग स्ट्रैंड पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर, बोथ स्ट्रैंड पर। तो लैगिंग पर भी बनती है और लीडिंग भी बनती है। फ़र्क ये है लीडिंग पर कंटिन्यूअस होता है, लैगिंग पर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन आवश्यकता दोनों को पड़ती है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। तो उसके बाद प्रूफ रीडिंग इज़ डन बाय, प्रूफ रीडिंग हमने आपको अभी इसमें बताया है कि कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ लगता है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए जो हमारा एंजाइम लगता है वो डीएनए पॉलीमरेज लगता है। निक एंड सीलिंग, निक एंड री सीलिंग एंजाइम। निक कट लगाना यानी स्टैंड को पृथक करना, री सीलिंग फिर से जोड़ना,
है ना, इसमें कौन सा एंजाइम लगता है। तो अब हमने आपको बताया कि अनक्वाइलिंग कंडीशन से या क्वाइल्ड शेप से अनक्वाइल्ड शेप आ रहा है, तो शेप का कन्वर्जन हो रहा है, तो टोपोग्राफी बदल रही है, इसलिए यहाँ जो एंजाइम लगेगा वो टोपो आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन the unzipping of parental DNA is facilitated by, कौन सा एंजाइम जो है इस अनजिपिंग क्रिया को बढ़ाएगा। अनजिपिंग तभी होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम लगेगा वो हेलिकेज एंजाइम लगेगा। फिर उसके बाद 31 क्वेश्चन है आपका, प्राइमेज इज ए टाइप ऑफ। प्राइमेज हमने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज पर बेस्ड होता है, तो प्राइमेज एंजाइम इज ए डीएनए पॉलीमरेज पर बेस्ड एंजाइम होगा, लेकिन प्राइमेज जो है ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा, इसलिए ये आरएनए पॉलीमरेज माना जाएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज पर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, जो लैगिंग स्टैंड पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनके बीच बीच में गैपिंग आती है, वो गैपिंग जो है लाइगेज एंजाइम द्वारा पूरी कर दी जाती है। तो इस तरह से इन प्रश्नों का हल हुआ। अगले प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज is used for formation of chimeric DNA, in vitro transcription, reverse transcription, in vitro replication। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में नए डीएनए का निर्माण होगा, इसलिए ये रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी, चाहे वो इनसाइड द सेल हो या आउटसाइड द सेल हो, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिर उसके बाद प्राइमर इज ए स्मॉल पीस ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड एमआरएनए। तो प्राइमर जो है ये शॉर्ट लेंथ का आरएनए होगा, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में होता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये भी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन पर होगा। फिर अगले क्वेश्चन में, एंजाइम विच इज़ यूज टू रिमूव टेंशन, डीएनए से जो टेंशन बनता है उसको रिमूव करेगा कौन, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। फिर उसके बाद टर्म रेप्लिकेशन रिफर्स टू डीएनए एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन चलिए, 9th theory, DNA polymerase are generally used in the DNA replication to cut the helix, यहाँ तो हेलिकेज एंजाइम लगेगा। तो प्रूफ रीडिंग में हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करना मिलेगा। फिर उसके बाद दैट द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेंस, ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो डीएनए नया बनता है उसमें जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं या दोनों रज्जुक होते हैं, तो एक रज्जुक तो वो पैतृक डीएनए का होता है, पेरेंटल डीएनए का, और एक जो है नया सिंथेसिस नया बनाया जाता है, तो इसलिए ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा। इसका मेसेल्सन और इस सेटल ने इस बात को प्रयोगों से सिद्ध किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड रिप्लिकेट्स इन,
तो चाहे लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो, हमेशा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा, लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड पर एप्लीकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन में द करेक्टली मैच्ड पेयर इज, इसमें जो पेयर है उसमें सही क्या है? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आरएनए प्राइमेस या आरएनए प्राइमर, सेंट्रल डोग्मा रिस्ट्रिक्शन। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए प्राइमर के निर्माण में होगा, तो बी ऑप्शन से होगा। अगले क्वेश्चन में डीएनए पॉलीमरेज दैट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन इज, कितने टाइप का होता है? ये आप पढ़ते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेनली ये 5 टाइप्स होता है, 5 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ 5 लिखा नहीं हुआ है, इसलिए आप 3 टाइप जो पढ़े हुए हैं 3 टाइप, उन्हीं 3 टाइप को लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम ए रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट and is facilitated by telomere, move in one direction of the site, moves in bi-direction। ये से दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम बाई डायरेक्शन होता है। तो अगले क्वेश्चन में चलिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होगा। डीएनए गाइडेज, the enzyme that participates in the process of DNA replication is type of DNA polymerase के टाइप का होगा ये गाइडेज। ओकाज़ाकी is known for its contribution to the understanding of ये DNA replication में। फिर इसके बाद restriction endonuclease or enzyme, ये वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कट लगाता है एक निश्चित स्थान पर ही, तो make cuts at a specific position within the DNA molecule। फिर अगले क्वेश्चन में चलिए, ये है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड, इट इज रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन इज, रिप्लिकेशन की प्रक्रिया में डीएनए से डीएनए बनता है। फिर डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, ये सेल साइकिल की किस अवस्था में बनता है? इंटरफेज में बनता है। और इंटरफेस की कौन सी अवस्था में बनता है? केवल एस फेज में बनता है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, ये प्रक्रिया जो है ये डिस्पर्सिव है, सेमी कंजर्वेटिव है एंड नॉन कंजर्वेटिव। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए रिप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस एंड कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। यानी सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक तो पैतृक स्टैंड होगा और एक नया सिंथेसाइज बनेगा, एक नया, एक पर कंटिन्यूअस होगा एक पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए दोनों में सेमी लगेगा, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज बाई डायरेक्शन होगा, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शन, दोनों ही दिशाओं में होगा। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसमें वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी, रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड का पता नहीं लगाया, इसलिए वाटसन और क्रिक ये नाम दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जहाँ हमने डीएनए रिप्लिकेशन का प्रयोग किया वो प्रोकैरियोटिक कोशिका एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियल कोशिका थी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज एंकर्ड टू, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए replication 169, during DNA replication 169 in prokaryotes, यानी सपोज कीजिए एस्चेरिचिया कोलाई,
ये कहाँ होगा? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड मीजोसोम्स। तो यहाँ आंसर में जो है आप मीजोसोम से ले सकते हैं। फिर उसके बाद है 170 में डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट कमेंसेस। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट कमेंसेस आपको मिलेगा ये फॉर्म centromere to either from one end of chromosome to other, from both ends of a chromosome simultaneously। इसमें से कोई जवाब सही नहीं है, डी लिख लीजिए नल। ये जवाब आपका आकर के सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है 171 क्वेश्चन में देयर आर ये प्रोटीन्स that help to open up DNA double helix in front of the replication for these protein are, ये प्रोटीन है वो DNA ligase, DNA gyrase, DNA polymerase fast और फिर नन ऑफ तो DNA गायरेज जो है प्रोकैरियोट्स में इस्तेमाल आता है। ये हो गया, ये जो है डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन को द प्रोटीन इज DNA गायरेज। फिर उसके बाद ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय, कौन सा एंजाइम है जिसके द्वारा ये सेपरेट होते हैं? तो गायरेज तो हो नहीं सकता, टोपो आइसोमरेज भी नहीं है, तो पॉलीमरेज भी नहीं हो सकता है। तो एंजाइम का जब हम नाम लिखते हैं तो उसको नाम में एंजाइम के नाम में लास्ट में ASE जोड़ देते हैं। तो किस में ASE जोड़, कभी कभी रिएक्टेंट्स में ASE जोड़ देते हैं, कभी कभी मेन प्रोडक्ट के नेम में ASE जोड़ देते हैं, कभी कभी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में ASE जोड़ देते हैं। ये रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है ये अनवाइंडिंग प्रक्रिया है, इसलिए ये अनवाइंडेज लगेगा। फिर 173 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर DNA हेलिकेज। DNA हेलिकेज के बारे में कौन सी बात यहाँ सही है? DNA है हाइड्रोलाइज ATP, ये बात सही है। आर ATP डिपेंडेंट, ये भी बात सही है। प्रोमोट सेपरेशन, ये भी बात सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्लीवेज में आता है, ये तीनों बातें, इसलिए पूरी बात आपकी सही है। फिर 174 क्वेश्चन में देखिए द enzyme that reduces the tension during the unwinding टेंशन रिमूव हो रहा है। यहाँ जो टेंशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ जो एंजाइम लगेगा तो यहाँ टोपोग्राफी चेंज हो रही है, यानी टोपो आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। द एंजाइम विच हेल्प्स टू कट वन स्ट्रैंड ऑफ DNA duplex to release tension of coiling of two strand is DNA ligase, topoisomerase, DNA polymerase fast, हेलिकेज और अनवाइंडिंग। ये 175 क्वेश्चन है। तो यहाँ भी जो कॉइलिंग कंडीशन है वो अनकॉइलिंग में आ रही है, टोपोग्राफी चेंज हो रही है, इसलिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ लगेगा। अगले क्वेश्चन में आइए, द एंजाइम विच सुपर कॉइल DNA इज, है ना। 176 क्वेश्चन में देखिए ये है। तो यहाँ भी टोपोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन सुपर कॉइल DNA के लिए फास्ट यानी टोपो आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। फिर उसके बाद DNA रेप्लिकेशन रिक्वायर्स DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज एंड ट्रांसलोकेज,
डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो रिप्लिकेशन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी? तो डीएनए लाइगेज भी लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज भी लगेगा। इसका मतलब डी आंसर हमारा सही होगा। फिर एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज, एक एंडोन्यूक्लियस और डीएनए सिंथेटाइज, तो डीएनए पॉलीमरेज। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, प्रूफ रीडिंग में इसका प्रयोग होगा। रीज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, स्प्लिटिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड। तो हमारा जो 179 है वो आएगा, चूँकि पॉलीमर बन रहा है इसलिए डीएनए की जो मोनोमर है वो ज्वाइन होकर के पॉलीमर बनाएंगे, इसलिए 179 हमारा आंसर सही होगा। फिर 180 में 180 में देखिए हमारा क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटलाइजेज रिपेयर ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में इसका प्रयोग होगा। फिर 181 के क्वेश्चन में इन कंट्रास्ट टू डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज, इन contrast to DNA polymerase, RNA polymerase synthesizes RNA primer to initiate DNA, ये बिल्कुल सही होगा। RNA polymerase जो है DNA polymerase पर डिपेंडेंट होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, द elongation of leading strand during DNA synthesis, ये है occurs in 3' to 5' produces ओकाजा की डिपेंड ऑन एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये प्रोग्रेसेस अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन, ये डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये सही होगा। फिर उसके बाद है इन यूकैरियोट डीएनए इज रिप्लिकेटेड बाय 5 डीएनए पॉलीमरेज, इसके पहले क्वेश्चन में था लेकिन वहाँ ऑप्शन 5 का नहीं था, यहाँ 5 का ऑप्शन है इसलिए हम इसको सही माने। फिर अगले क्वेश्चन में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' होता है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन बोथ बाई डायरेक्शन प्रोकैरियोट्स में, इसलिए दोनों ले लेंगे बोथ में। फिर उसे डीएनए स्ट्रैंड विच इज फॉर्म कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड पर ये काम होगा। फिर उसको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, तो 5' to 3' टेक्स प्लेस ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5' to 3' टेक्स प्लेस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, 3' to 5' टेक्स प्लेस ऑन न्यू स्ट्रैंड, तो 5' to 3' टेक्स प्लेस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। और ए में भी यही बात है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास दो है, एक लीडिंग है और एक लैगिंग है, तो दोनों पर 5' to 3' दिशा में होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। हमारा ये भी आंसर सही है, बी भी सही है, लेकिन ये सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड के लिए होगा, ये टेम्पलेट स्टैंड के लिए नहीं होगा। तो अब यहाँ टेम्पलेट के लिए एक दिक्कत आती है, टेम्पलेट जो है वो ओरिजिनल स्टैंड का माना जाता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो लीडिंग स्टैंड के लिए माना जाएगा। फिर उसके बाद 191 में देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, लीगेज, ligase join the short segments of DNA, ये सही है। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज कट्स डीएनए, नहीं ये गलत है। फिर हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन, ये सही है। यानी 1 और 3 जो है हमारा करेक्ट है, लेकिन दूसरा फॉल्स है, इसलिए हमारा ये आंसर
डी वाला सही होगा। अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन because DNA polymerase first performs editing function. DNA polymerase first is responsible for polymerization, and DNA polymerase second can link up only 5 direction to 3 direction, or DNA polymerase third can polymerize the nucleotide in 5 direction to 3 डायरेक्शन। ये हमारा ऑप्शन सही होगा आखिरी। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सीक्वेंस इज स्पेसिफाई ऑफ पीसेस इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड डिटरमाइंड बाय 193 क्वेश्चन में देखिए। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन the sequence is specificity of bases in the newly synthesized strand is तो टेम्पलेट स्टैंड के थ्रू ये डिसाइड होगा कि वेदर ये लैगिंग है और लीडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम मेक्स शॉर्ट आरएनए चेन यूजिंग ए डीएनए टेम्पलेट? तो प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम 194 में ये हो गया। फिर 195 में आप देखिए, ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड टेक्स प्लेस इन सेकेंड ओकाज़ाकी। ये 196 ओकाज़ाकी इज फेमस फॉर स्टडी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। Okazaki fragments are associated with which phenomenon? Replication of DNA. Replication of DNA. ये हमारा आंसर सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन चलिए। Okazaki fragments are DNA fragments resulting given short DNA, short DNA, RNA primer record, DNA fragments produced due to radiation action. Okazaki fragments are RNA primers required for the initiation of DNA synthesis. तो हमारा जो 198 क्वेश्चन है उसमें अगर ये शार्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन दी लैगिंग है, शार्ट आरएनए फ्रैगमेंट्स होता तो ये सही होता, फिर भी हम इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को सही मानेंगे। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। फिर उसके बाद ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर पोर्शन ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर। फिर द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इन डीएनए चेन ग्रोथ रिजल्टिंग इन ट्रांसक्रिप्शन prove semi-conservative nature of DNA। और उसके बाद जो है पॉलीमराइज इन 3, तो हमारा जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है वो प्रूव कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद है पॉलीमराइज इन 3 प्राइम to 5 प्राइम, polymerize in 5 prime to 3 prime direction, and explain 3 prime to 5 prime DNA replication। ये हमारा आंसर सही होगा। अब फिर उसके बाद 202 में चलिए। इफ़ द डीएनए ऑफ ह्यूमन कंटेंस इतना, तो हम 3 × 10⁹ में 2000 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁶ ये हो जाएगा, ये आधा 1.5 हो जाएगा, 1.5 × 10⁶ ये हो जाएगा। फिर ये है द 5 प्राइम एंड ऑफ ईच ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट हैज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए के अंतर्गत है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड, ये आपको लाइगेज एंजाइम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन बिट्स ऑफ डीएनए? लाइगेज।
फिर फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम यूज्ड to form a phosphodiester bond in link between 3' end of one DNA chain and 5' end of the another DNA chain में तो DNA ligase, DNA polymerase, restriction तो DNA ligase। फिर 207 में DNA replication includes DNA polymerase and ligase। ये RNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, ऑल ऑफ दी एबव, सभी एंजाइम प्रयुक्त हो जाते हैं। फिर 208 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। लाइगेज तो होता है, पॉलीमरेज होता है, DNA नहीं होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन द सीक्वेंस 5' ये हमारा 209 क्वेश्चन में 5' T A हमारा 5 to 3 चलेगा। तो A जो है वो एडिनोसिन जो है, एडिनिन जो है वो थायमिन के साथ, तो एडिनिन जो है थायमिन के साथ किस ऑप्शन में है? थायमिन पहले मिलना चाहिए 5' पर, तो हमारा सी ऑप्शन इसलिए सही है। फिर 210 क्वेश्चन में देखिए, 210 में देखिए, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द सीक्वेंस ऑफ CAT, CAT के लिए C जो है गवानीन मिलेगा, फिर थायमिन मिलेगा, यानी GT जिसमें ऑप्शन मिलेगा वो सी होगा। तो GT हमारा A में है, इसलिए पूरे ऑप्शन को हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से 211 नंबर में देखिए आप, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस AT, तो A की जगह T हो जाएगा, T की जगह TA, हमारा A और C और B में भी मिला। फिर G की जगह C, TAC जहाँ मिलेगा, TAC A और B में, G की जगह C की जगह G, तो TACG मिलना चाहिए, ये भी है। फिर TT है, तो TT में AA मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही है, ए से है। फिर उस तरह से 212 में देखिए, GAT, तो GC, G की जगह C, A की जगह T, CT, ये हमारा ए ऑप्शन है। फिर उसके बाद है इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, 212 नंबर क्वेश्चन को, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5' to 3' में है, तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री 5' टू, यानी AA की जगह फिर T हमारा मिलना चाहिए, यानी सी ऑप्शन से। फिर 213वें क्वेश्चन में देखिए, 213वें क्वेश्चन में ये है AGCT, तो A के स्थान पर T आना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन से। फिर 216वें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 में 216 में हमारा आंसर जो है बी मिलेगा, इसको चेक कर लीजिए। 217 में हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो भी बी मिलेगा। 218 में हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो सी मिलेगा। 219 में हमारा ऑप्शन ए मिलेगा। इसको पढ़ते जाइएगा। 220 में ये ऑप्शन हमारा मिलेगा जो वो सी मिलेगा। 221 में जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो डी मिलेगा। 224 में जो ऑप्शन मिलेगा 224 में सी मिलेगा।
225 में जो ऑप्शन मिलेगा वो बी मिलेगा। 241 में देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी है। 242 में ऑप्शन बी है। 243 में ऑप्शन डी है। 243 में ऑप्शन हमारा डी है। 244 में बी ऑप्शन मिलेगा और 245 में हमारा सी ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे तभी हम जो है 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये